हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे द्विपद प्रमेय बायनोमियल थ्योरम। तो इसमें हम जानेंगे इसकी भूमिका क्या है। पिछली कक्षाओं में हमने सीखा कि किस प्रकार a प्लस बी तथा a माइनस बी जैसे द्विपदों का वर्ग व घन ज्ञात करते थे। इनके सूत्रों का प्रयोग करके हम संख्याओं के वर्गों घनों का मान ज्ञात कर सकते हैं। जैसे 98 का स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 100 माइनस 2 का स्क्वायर, या 999 का क्यूब है तो इसको लिख सकते हैं 1000 माइनस 1 का क्यूब। इस प्रकार से इनका प्रयोग करके हम सवालों को, समस्याओं को आसानी से सॉल्व करते थे। और फिर क्या किया, अधिक घात वाली संख्याएं जैसे 98 की घात 5, 101 की घात की 6 इत्यादि की गणना क्रमिक गुणनफल द्वारा अधिक जटिल हो जाती है। इस जटिलता को द्विपद प्रमेय द्वारा दूर किया गया। 2 घात और 3 घात तक की संख्याओं को तो हम सर्वसमिका, जिसको सर्वसमिका कहते हैं, उसके द्वारा हम सॉल्व कर लेते थे। लेकिन जब घातें बढ़ती जाती हैं तब क्या हो जाती, ये जटिलता आ गई, समस्याएं होने लगी, तो हम क्या करने लगे, द्विपद प्रमेय का प्रयोग किया जाने लगा उसको सॉल्व करने के लिए। तो इससे हमें a प्लस बी की घात n के प्रसार की आसान विधि प्राप्त होती है, जहाँ n एक पूर्णांक या परिमेय संख्या होती है p बटा q, जहाँ q डज नॉट इक्वल टू 0 होता है। जो q होता है वो 0 के बराबर नहीं होता है। इस अध्याय में हम केवल धन पूर्णांकों के लिए द्विपद प्रमेय का अध्ययन करेंगे। द्विपद प्रमेय बेस पास्कल नाम के जो गणितज्ञ थे उन्होंने दिया था। धन पूर्णांकों के लिए द्विपद प्रमेय, अगर धन पूर्णांक हैं तो उनके लिए द्विपद प्रमेय क्या होगी। आइए इसके पूर्व हम दी गई सर्वसमकाओं पर विचार करेंगे। जैसे सर्वसमका दी गई है a प्लस बी की घात 0 है, तो किसी भी संख्या की घात 0 होती तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है, जैसा कि यहाँ है। और फिर से a प्लस बी की घात 1 है तो उसके 2 टर्म मिल रहे हैं। कहने का मतलब a प्लस बी की घात n है, तब जो टर्म आएंगे वो n प्लस 1 आएंगे। क्या आएंगे, n प्लस 1 आएंगे। जब 0 था, 0 प्लस 1 एक टर्म आया था। जब घात 1 थी तो 1 प्लस 1 n का मान 1 था, क्योंकि a प्लस बी की घात n है, n का मान यहाँ 1 है, तो टर्म 2 आया। जब स्क्वायर हो जाएगा तो 3 आएगा। जब 3 घात रहेगा तो 4 टर्म का मतलब पद आएगा। इस तरह से हम देख पाएंगे। जैसे कि सर्वसंख्याएं दी गई हैं तो यहाँ देख सकते हैं कि जितनी घात है उसमें एक जोड़ दिया जा रहा है, एक अधिक टर्म आ रहे हैं। जैसे a प्लस बी की घात 0 में हम देख पा रहे हैं कि इसमें 0 है तो एक टर्म, और घात 1 है तो 2 टर्म, और 2 है घात तो 3 टर्म, 3 पद, और 3 है तो 4, और 4 घात है तो 4, और घात 4 मतलब n का मान 4 है, तो टर्म कितने आ जाएं, n प्लस 1, 4 प्लस 1 इजकल टू 5 पद आ रहे हैं। जैसे यहाँ देख सकते हैं 1 2 3 4 और ये 5, इस तरह से ये पद आएंगे यहाँ पर। यदि वीडियो अच्छी लग रही हो तो कृपया वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। पास्कल गणितज्ञ जी ने ये नियम दिया कि जब a प्लस बी की घात 0 होगी, जैसे कि यहाँ बताया गया कि घातांक क्या है 0, तब उसका गुणांक क्या होगा,
1 आएगा। जब यही घात 1 हो जाएगी, क्या हो जाएगी 1, तब क्या हो जाएंगे, इसके पद आएंगे ए और बी आएंगे। और यहाँ देख सकते हैं इनके गुणांक कितने हैं, 1 और 1। और फिर यही बात कहा गया, जब a प्लस बी की घात 2 हो, कहने का मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर हो, तो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हमें क्या मिलेंगे, इनके गुणांक 1 मिलेगा, 2 मिलेगा और 1 मिलेगा। जैसे यहाँ देख सकते हैं, यहाँ कितना है, 1 गुणांक है और 2 गुणांक है और फिर से यहाँ 1 है। इस तरह से फिर यही चीज़ कह रहे हैं कि जब घातांक क्या हो, 3 हो, a प्लस बी का क्यूब हो, तो क्या मिलेगा, 1 गुणांक और 3 और फिर से 3 और फिर 1। और जब a प्लस बी की घात 4 हो, तो क्या मिलेगा, 1 और 4 और 6, फिर 4 और 1। कहने का मतलब एक बार बढ़ते हुए जाएगा और फिर घटते हुए जाएगा। अब इसको याद कैसे रखेंगे, ये चीज़ यहाँ पर ध्यान देने योग्य है। इसको याद कैसे रखेंगे, तो याद रखने के लिए यहाँ सिंपल सा ट्रिक है कि इनको आपस में जोड़ना है, तो 2 मिल जा रहा है, एक त्रिभुज बनाना है। इस तरह से आसानी से हम इनको याद रख पाएंगे। ये जुड़ जा रहे हैं, 3 और 3 6 हो गए, 1 और 3 मिलके 4 हो जा रहे हैं। एक बार फिर से जानेंगे कैसे जोड़ा जा रहा है त्रिभुज के नियम से। ये पास्कल जी ने नियम दिया अपना, कह रहे हैं कि इस 1 और 1 को जब जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इस 1 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 3। 2 और 1 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 3। और फिर से 3 और 1 को जोड़ेंगे 4, 3 और 3 को जोड़ देंगे 6, 3 1 को जोड़ देंगे 4। इस तरह से। और ये भी याद रखेंगे, बाहर की तरफ दोनों साइड से 1 ही 1 रहेगा, गुणांक क्या रहेगा, 1 रहेगा। फार्मूले में देख सकते हैं इस प्रकार से, जब घात 0 है तो गुणांक क्या है, 1 और 1। जब 1 है, जब 0 है तो मान 1 हो रहा है, और जब घात 1 है तो गुणांक 1 और 1 हो रहे हैं, 1 1। और जब कितना है, 0 पे 1 आया, फिर 1 1 आया, और इसके बाद जब स्क्वायर है तो ये 2 मिल गए, त्रिभुज का नियम लगाएंगे, 2 हो जाएगा, और बाहर कितना रखना है, 1। तो यहाँ देख सकते हैं 1 है, यहाँ 2 है और यहाँ 1 है। फिर इसी प्रकार से 1 और 2 मिलकर 3 हो जाएगा, यहाँ भी 3 और बाहर 1 हो जाएगा। देख सकते हैं 1 3 3 1, यह है इस तरह से। तो इस प्रकार से इन फार्मूलों को हम, इन सर्वसमीकाओं को हम आसानी से पास्कल के नियम से याद रख सकते हैं। पास्कल का यह त्रिभुज नियम है, यहाँ से आसानी से समझाया गया है। यहाँ से देख सकते हैं कि 1 और 1 को जोड़ दिया जा रहा है, जैसा कि अभी बताया गया, तो 2 हो जा रहा है यहाँ। और इस प्रकार 1 और 2 को जोड़ा जा रहा है, कितना हो जा रहा है, 3। यहाँ भी 2 1 को जोड़ गया, 3 हो गया, 3 को और 3 को जोड़ दिया गया, 6। इस प्रकार से त्रिभुज के नियम से, पास्कल का त्रिभुज नियम कहलाएगा ये। और ये दिया गया है घातांक, और ये दिया गया है गुणांक। गुणांक क्या होगा, जब घातांक रहेगा, जिस प्रकार से घातांक लेंगे तो इनके गुणांक इस प्रकार से होंगे। किस पे लेंगे, a प्लस बी की घात 0 लेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 लेंगे
तो a प्लस बी आएगा, कहने का मतलब गुणांक 1 आएगा। जब स्क्वायर ले लेंगे तो a 2ab और b आएगा। इस प्रकार से यहाँ हमें कुछ फार्मूलों को ध्यान रखना होगा। जैसे NCR है तो NCR का मान क्या होगा, फैक्टोरियल n। एक बात आपको बता दें, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, फैक्टोरियल n इस प्रकार से भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं, दोनों बातें एक ही हैं। तो NCR का जो मान होगा वो फैक्टोरियल n बटे में फैक्टोरियल r इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल ये होगा। और दूसरी बात ध्यान देना ये है कि NC0 और NCn का मान एक होगा। NCn का मान, n का मान कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए 2C0 है, 2C0 तो इसका मान क्या होगा, 1 होगा। और इसी प्रकार 2C2 है तो इसका भी मान क्या होगा, 1 होगा। ये बात यहाँ ध्यान देने योग्य है। एक बार फिर से समझिए, 2C0 का मान 1 ये होगा और 2C2 का भी मान 1 होगा। जब दोनों संख्याएं बराबर रहेंगी तब क्या होगा, मान 1 होगा, और NC0 रहेगा तब भी मान 1 होगा। इस मान को भी पास्कल के नियम से आसानी से NCR का मान भी आसानी से याद रख सकते हैं। जैसे यहाँ पर दिए गए हैं घातांक और यहाँ दिए गए हैं गुणांक। जब घातांक 0 होगा, कहने का मतलब 0C0, तब मान क्या होगा, 1 होगा। और 1C0 का मान 1 होगा, जैसे अभी बताया गया। NC0 का मान क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ 1C0 है और क्या बताया गया, NCn का मान भी 1 होगा। तो यहाँ 1C1 है इसलिए मान इसका 1 होगा। 2C0 अभी बताया गया, NC0 का मान क्या होगा, 1 होगा। तो इसलिए 2C0 का मान 3C0, 4C0, 10C0 कितना भी रहे C0 तो उसका मान क्या होगा, 1 होगा। ये बात ध्यान रखिएगा, n का मान कितना भी हो, NC0 है तो उसका मान 1 होगा। और दूसरी बात ये ध्यान रखना है कि NCn का भी मान 1 होगा। अब यहाँ से देख सकते हैं कि 0C0, 1C1, 2C2, 3C3, 4C4, 5C5 ये NCn टाइप के हैं, तो इनका मान क्या होगा, सबका मान 1 के बराबर होगा। और बाकी में हम क्या लगाएंगे, फार्मूले लगाएंगे। NCR तो हम जानते हैं जो NCR होता है वो फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल r इंटू n माइनस r होता है, n माइनस r होता है। इसका प्रयोग करेंगे तो देख सकते हैं 3, यहाँ हम करके बता रहे हैं आपको, 3C1 का मान कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। कैसे आएगा, NCR का मान निकालेंगे, 3C1 है तो क्या करेंगे, फैक्टोरियल n का मान कितना है, 3 फैक्टोरियल, और r का मान 1 है, 3 माइनस 1 करेंगे तो ये हो जाएगा। आगे फैक्टोरियल 3 को लिख सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू 1, और यहाँ से 1 का 1 ही रहेगा, और 3 माइनस 2 करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 इंटू 1, तो 2 इंटू 1 कैंसिल हो जाएगा, केवल बचा 3। तो क्या लिखा गया, 3। इसी प्रकार से किसी का भी मान हम निकाल सकते हैं। हम 5C3 का आपको मान निकाल के दिखा रहे हैं एक बार फिर से। 5C3
3। तो क्या लिखेंगे, फैक्टोरियल 5 आएगा और फैक्टोरियल 3 इंटू 5 माइनस 3 फैक्टोरियल। तो क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 5 को लिखेंगे 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 2 इंटू 1, या हम क्या करेंगे 3 पर यहाँ फैक्टोरियल लगा देंगे, क्योंकि नीचे 3 फैक्टोरियल दिया गया है तो 3 पे 3 पे फैक्टोरियल लगा दिए तो ये 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा और 5 से 3 जाएगा तो 2 बचेगा। 2 इंटू 1 लिख सकते हैं इसको, और 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2 और 5 2 जा 10 हो जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं 5C3 का मान कितना आया, 10 आया हुआ है। यहाँ से कर देंगे 5 इंटू 2 क्या आ जाएगा 10। इस प्रकार से हम किसी का भी मान निकाल सकते हैं, या हम पास्कल के नियम से भी याद रख सकते हैं। जैसा हमने सर्वसमता में देखा, सेम उसी प्रकार से यहाँ भी ये मान आ रहे हैं। इसको याद रखने के लिए एक नियम और रख सकते हैं कि यहाँ से बीचों बीच एक लाइन खींचेंगे बीच से, तो देखेंगे जो बीच में संख्या आ रही है, बीच में आने के बाद फिर क्या करेंगे, उल्टा, मतलब घटते क्रम में आ जाएंगे। जैसे यहाँ से गए 1 1 के बाद 2 आया, 2 बीच में आ गया, 2 के बाद फिर से उल्टा हो जाएंगे 1। अब यहाँ आ रहे हैं, यहाँ बीच में कोई संख्या नहीं है तो उसके पहले वाली संख्या फिर से लिख देंगे। और यहाँ देख रहे हैं बीच में 6 आ रहा है तो एक बार 1 4 फिर 6, फिर क्या करेंगे, अब यहाँ बीच से फिर उल्टा वही संख्या फिर से लिखेंगे पीछे से। तो इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं इन चीज़ों को। इस प्रकार से हम इन चीज़ों को याद रखेंगे, फार्मूले को याद रखेंगे, इनके प्रयोग से हम प्रश्नावली के सवालों को सॉल्व करेंगे। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Like, subscribe, and share.